Hello and welcome back to my YouTube channel. So as you already know that in the previous lecture we were able to complete the topic of electromagnetic waves and हमने देखा था what kind of questions were asked from electromagnetic waves and what kind of questions can be asked in this year's NEET examination. हमने ये भी जाना था the topic of electromagnetic waves is such an important topic. हमने वो भी discuss किया था and as soon as you already know that we have completed that topic, so we're going to move to the next topic. Now, before we start with the optics, that is ray optics or wave optics को शुरू करने से पहले we're going to start with the topic of modern physics. हम modern physics को cover करेंगे because it is a smaller topic, जल्दी cover होता है and समझना भी इसको आसान होता है. इसमें questions जो होते हैं वो अच्छे से आते हैं और आप इजी क्वेश्चंस में आते हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस टॉपिक ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक हम एक बार इसका सिलेबस को नजर मार लेते हैं कि नेचर सिलेबस में वो क्या क्या चीजें आपको कर पड़नी है. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वी हैव टू डील विद द टॉपिक ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, देन वी हैव टू डील विद द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेनर्ड्स ऑब्जर्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मैटर ऑफ वेव्स एंड देन फाइनली वी हैव टू एंड दिस टॉपिक विद डी ब्रॉगली रिलेशन को हमने इसके बाद एंड करना है. ठीक है, तो अब पहले से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं द नेम ऑफ द फर्स्ट टॉपिक इज ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन. हम पहले बात करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन. ड्यूल नेचर का मतलब क्या है? नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूल नेचर. ड्यूल नेचर कि ड्यूल नेचर का मतलब क्या है. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन तो हमें ये पता होना चाहिए कि ड्यूल नेचर का मतलब ये है कि लाइट जो है व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन तो व्हाट वी आर सेइंग इज ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब ये है कि जो लाइट है उसके कुछ फिनोमेना, सम इफेक्ट्स ऑफ द लाइट कैन बी बिहेव्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी व्हाइल द अदर फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. मतलब कुछ फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट and some phenomena can be explained on the basis of particle nature of light. ठीक है, मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूँ. पर ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन से हमारा मतलब ये है कि some phenomena that light exhibit can be explained on the basis of wave nature of the light and some phenomena can be explained on the particle nature of the light. और कुछ phenomena तो ऐसे होते हैं जिनको ड्यूल नेचर पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों से एक्सप्लेन किया जा सकता है. ठीक है, सो इन क्रक्स की अगर हम बात करें, क्रक्स में समझने की कोशिश करें तो हम ये कहते हैं कि लाइट जो होती है वो ड्यूल नेचर को एक्सिबिट करते हैं. बाय ड्यूल नेचर वी मीन दैट द लाइट कैन बिहेव एज अ वेव एंड लाइट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल. ठीक है, और वो लाइट वेव की तरह कब बिहेव करेगी और लाइट पार्टिकल की तरह कब बिहेव करेगी दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द फिनोमेनन व्हिच वी आर स्टडीइंग. जिस फिनोमेना को आप स्टडी कर रहे हैं वो फिनोमेनन आप पर डिसाइड करेगा कि वेदर जो लाइट है उसका नेचर पार्टिकल नेचर होगा या वेव नेचर होगा. बिकॉज as I have repeated myself, so as I have already discussed this thing कि कुछ फिनोमेनन ऐसे होते हैं जिनको हम वेव नेचर ऑफ द लाइट के बेसिस एक्सप्लेन करते हैं, कुछ फिनोमेनन ऐसे होते हैं जिनको हम पार्टिकल नेचर पे एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, सो दीज आर नोन एज योर, दिस इज द मीनिंग ऑफ ड्यूल नेचर. ठीक है, पार्टिकल नेचर में आपको एक बात समझनी पड़ेगी. पार्टिकल नेचर को एग्जिबिट करने के लिए आप फोटोन्स की बात करते हो, आप उस पर स्टडी करते हो. ठीक है ना, अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ फिनोमेनन्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूल नेचर. तो ऐसे कौन से फिनोमेनन है जिनको आप वेव नेचर पे एक्सप्लेन कर सकते हो, कौन से फिनोमेनन्स है जिनको आप पार्टिकल नेचर पे एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो को समझ लीजिएगा. तो जैसे द नेचर ऑफ द फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस, the phenomenon of interference can be explained on the basis of wave nature of light. Similarly, the phenomenon of diffraction, this can be explained on the basis of wave nature of the light. And similarly, the phenomenon of polarization, this can also be explained on the basis of wave nature. Similarly, अगर हम particle nature की अगर हम बात करते हैं तो you should remember this thing. On the basis of particle nature, we can explain the phenomenon of photoelectric effect. Photoelectric effect. We can explain the phenomenon of Compton effect. ठीक है, तो यानी कि if I have to study the phenomenon of Compton effect तो मुझे लाइट का कौन सा नेचर स्टडी करना है, मुझे उसका पार्टिकल नेचर स्टडी करना है. If I have to study the topic of diffraction, diffraction समझने के लिए I have to understand this thing that the light will be behaving, that light will be showing its wave nature. क्लियर हो गई इससे बात. और कुछ फिनोमेनन ऐसे होते हैं जिनको आप दोनों के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल फिनोमेनन लाइक रिफ्लेक्शन and refraction, these can be explained on the basis of both particle nature and wave nature. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि which of the following phenomena can be explained on the basis of both particle nature and wave nature. तो that the name of that phenomenon is reflection and refraction. इसको आप दोनों के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो. But the topic of interference, diffraction and polarization can be explained on the basis of wave nature, while the phenomena of photoelectric effect, Compton effect, these can be explained on the basis of particle nature.
ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर होगी? ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। अब हम जो है मेन टॉपिक पे आ रहे हैं एंड प्लीज मेक श्योर आप काफी अच्छे से इसको सुने, क्योंकि अब टॉपिक बहुत जल्दी कवर होगा और बहुत जल्दी जल्दी ये टॉपिक्स होंगे धीरे धीरे कवर होते चलेंगे। ठीक है, नाउ फ्रॉम द बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, हमें केमिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें पता है एंड उस नॉलेज को यूज करते हुए वी विल स्टडी द टॉपिक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। ठीक है, हम इन फिनोमिनल्स को स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, now before we start with this topic we need to understand what is the meaning of the free electrons of metal। free electrons of metal का मतलब क्या होता है? ठीक है, so you have already studied this topic in the chemistry class। chemistry में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कैसे करता है, so हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम उसको जल्दी से जल्दी कवर करेंगे एंड वी विल सी कि हम उस टॉपिक को जल्दी से कवर कर पाएं, सो दैट इस वीडियो में टाइम का हमारा लगे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, वी ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट इन मेटल्स व्हाट हैपेंस इन मेटल्स इज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर शेल, the electrons of outer shell which are known as the valence electrons of the atom are loosely bound। ठीक है, ये बात हमें पता है कि in a metal free electrons, we not free electrons, we know that in metals the outer electrons, in metals the outer electrons, or we should say that the electrons in outer shells, or we should say that the electrons in outer shell, and these electrons are known as your valence electrons। ये जो valence electrons होते हैं are loosely bound। This is something which you already know, वो loosely bound होते हैं and they are quite free to move easily within the metal surface। ठीक है, and they are quite free to move easily within the metal surface, they are free to move within the metal surface, but remember this thing, although they are free to move within the this metal surface, but they cannot leave the metal surface, but they cannot leave the metal surface। ठीक है, वो मेटल सरफेस को छोड़ नहीं सकते। सो सच लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, सो रिमेंबर दिस थिंग, सच लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स which are free to move, bound electrons are called free electrons। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? पेपर में वो ये पूछेगा द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू लीव द मेटल सरफेस। क्या ये बात सही है? नहीं, without external stimulus your free electrons are not able to move out of the metal surface। ये बात आपको ध्यान रखनी है। these are known as your bounded free electrons को बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट लीव द मेटल सरफेस। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड्स दैट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट लीव द मेटल सरफेस। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाई द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट लीव द मेटल सरफेस, व्हाई द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट लीव द मेटल सरफेस। ठीक है, कैन नॉट लीव द मेटल सरफेस, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेटल सरफेस को लीव क्यों नहीं कर पाते। ठीक है, अब इसको समझने के लिए लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग डायग्रामेटिकली। हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इस चीज को डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि लेट्स जस्ट सपोज दैट दिस इज द मेटल सरफेस, लेट्स जस्ट से दिस इज आवर मेटल सरफेस। ठीक है, दिस इज द मेटल सरफेस विद व्हिच वी आर डीलिंग। ओके, एंड इसको ऐसे भी समझने के बजाय लेट्स जस्ट ट्राई टू मेक दिस डायग्रामेटिकली, इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि लेट्स जस्ट से here we have a metal surface। ठीक है, here we have a metal surface, आपके पास एक metal surface given है। ठीक है, and let's just say metal surface पे क्या है, free electrons are able to move। इसके ऊपर क्या है, free electrons are able to move, मतलब इसके पास free electrons है that are able to move over the surface। These are the, let's just say these are the electrons
over the metal surface. ठीक है, एंड आउट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स हम ये एज्यूम करके चलते हैं, लेट अस से दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, let us assume this is a free electron. This is something which this diagram which I am drawing is for better understanding. इसका कोई physical significance नहीं है इस diagram का, diagram कुछ represent नहीं कर रहा है, I'm just drawing this diagram to explain you the topic of why the free electrons cannot leave the metal surface. So हम ये assume कर रहे हैं कि this electron is a free electron and this electron is able to move freely inside the metal surface. अब question ये है कि why the free electron cannot leave the metal surface, तो वो क्यों नहीं कर पाता, उसका reason ये है कि होता क्या है कि the moment this electrons tries to move outside of the metal surface, मतलब the moment this electron decides to get out of the metal surface, at that instant of the time the metal surface acquires the positive charge. समझ पा रहे बात को? The moment this electrons decides that it want to go outside of the metal surface, at that particular instant of the time, उसी moment पे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके जो ये जो मेटल सरफेस होता है, it starts to develop the positive side, positive charge. अब due to this positive charge, this electron moves back to the surface. ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये वापस सरफेस पे मतलब उसको पुल कर लेता है अपनी तरफ, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस द मेटल सरफेस व्हिच आर कॉल्ड द रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस. इसकी वजह से एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट करता है. ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूं कि एज सून एज द इलेक्ट्रॉन, द मोमेंट द फ्री इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ द मेटल सरफेस, द मोमेंट द फ्री इलेक्ट्रॉन comes out of the metal surface, comes out of the metal surface, the metal surface acquires positive charge. The metal surface acquires the positive charge and pulls it back. ठीक है, तो this is the reason why the free electron on a metal surface cannot leave the surface and pulls it back. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. अब इसकी वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल जनरेट होता है. ठीक है, ठीक है, एंड पुल्स इट बैक. अब यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में इसको समझने की हम कोशिश करते हैं. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज, अब होता क्या, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड इनसाइड द मेटल. सो अब यहाँ से हमें ये पता लगा कि दैट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड inside the metal surface, are held inside the metal surface. क्यों held क्या है, are held inside the metal surface by attractive forces of the surface, by attractive forces of the surface, and these attractive forces of the surface are called restraining forces, are called restraining forces. And these restraining forces, समझिएगा, ये जो होती है restraining forces होती हैं, and these restraining forces gives rise to potential barrier. इनकी वजह से क्या होता है, आपका पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो राइज करता है. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल बैरियर. आपने पोटेंशियल बैरियर तो जनरेट कर दिया, आपने पोटेंशियल बैरियर की डेफिनेशन तो समझ ली, बट एक्चुअल मीनिंग क्या है पोटेंशियल बैरियर का. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोटेंशियल बैरियर. सो लेट्स जस्ट ट्राई हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल बैरियर. ठीक है, सो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल बैरियर. Okay, now when we talk about the potential barrier, क्या मतलब है इस बात का. by potential barrier का मतलब हमारे पास ये है कि potential barrier of the metal surface होता है क्या है, it gives you the potential. ठीक है, जिसको आपको ओवरकम करना है. Potential barrier is nothing but a potential which an electron, the free electron, has to overcome in order to escape from the metal surface. यानी कि potential barrier is nothing but the potential that is required. This is nothing but the potential that is required
by the free electron to overcome the attractive forces of the metal surface so that it can और इतना काफी है, इसमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। ओवरकम द मेटल सरफेस, ठीक है, ये बात होगी। अब पोटेंशियल अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन आवर टॉपिक ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कवर किया था। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब मतलब क्या है कि अगर मुझे पोटेंशियल को अप्लाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। ओनली देन मुझे क्या करेगा, मैं उस पोटेंशियल को ओवरकम कर पाऊंगा। काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन ऑर्डर टू डू सम वर्क आई हैव टू सप्लाई सम काइंड ऑफ एनर्जी। मुझे क्या करना पड़ेगा? सम काइंड ऑफ एनर्जी मुझे क्या करनी पड़ेगी? सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो एनर्जी को आप क्या बोलते हो? वर्क फंक्शन। वी कॉल दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी एज वर्क फंक्शन। तो इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्क फंक्शन। Let's just try to study the topic of work function। हम यहाँ पे वर्क फंक्शन लिख लेते हैं। तो वर्क फंक्शन होता क्या है? अब देखिए, in order that an electron may just leave the metal surface, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? a certain minimum amount of energy। मुझे क्या करना पड़ेगा? certain minimum amount of energy I have to supply this minimum amount of energy for the electron to come out of the metal surface। तो ये जो minimum amount of energy जो मैं supply कर रहा हूँ, minimum amount of energy has to be supplied to the electron, ठीक है, which and this value of the energy depends on the properties of metal, on properties of किसके ऊपर डिपेंड करता है? on properties of metal and nature of the surface, and is termed as work function। इसको आप क्या बोलते हो? वर्क फंक्शन बोलते हो, ठीक है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। सो आप अगर पेपर में अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन फॉर द वर्क फंक्शन, आपको यहाँ रखना है इट इज नॉट द मैक्सिमम एनर्जी बट रादर इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मुझे सप्लाई करनी है किसी इलेक्ट्रॉन को, एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच आई हैव टू सप्लाई डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड द नेचर ऑफ द सरफेस, एंड दिस इज टर्म्ड एज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। इस चीज को आप क्या बोलते हो? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो चीजों का और ध्यान रखना है। पहली चीज तो हो गई ये। सेकंड चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच द वर्क फंक्शन डिपेंड्स। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि द वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करे? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ मेटल, देन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल, कि हमने डिस्कस कर लिया नेचर ऑफ मेटल, and last thing it depends on the impurities present in the metal surface, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द आपके ये वर्क फंक्शन जो होता है डिपेंड करता है, ठीक है। इसके साथ अब हम क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेज इन विच द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एमिटेड फ्रॉम द सरफेस। अब नंबर ऑफ वेज बाय विच इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एमिटेड, ways by which electrons can be emitted। आपको इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए क्या क्या तरीके आप यूज कर सकते हो? दिस इज समथिंग व्हिच वी गोना स्टडी हियर। तो कौन कौन से तरीके आप यूज कर सकते हो? द फर्स्ट थिंग व्हिच यू कैन डू इज द थर्मोनिक एमिशन। आपको नाम ही बता रहा है, नाम क्या बता रहा है?
दिस एमिशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ हीट, जब मैं उसको सिस्टम को हीट करता हूँ, यानी कि दिस एमिशन डील्स विद द सप्लाई ऑफ, दिस डील्स विद द सप्लाई ऑफ हीट, सुटेबल अमाउंट ऑफ हीट, ये डील करता है विद सुटेबल अमाउंट ऑफ हीट जो आप। देन नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होती है? द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब क्या होता है? एमिशन की तो स्पेलिंग गलत हो गया, ओके। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, सूटेबल अमाउंट ऑफ लाइट को उसके ऊपर फेंकते हो, एमिटर के ऊपर फेंकते हो, एंड आफ्टर दैट द रेडिएशंस आर एमिटेड फ्रॉम इट, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड ऑफ इट। इसमें आप क्या यूज करते हो? रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। आप यहाँ क्या यूज करते हो? यूज द रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। देन वी हैव द फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन, देन वी हैव फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन, कोल्ड कैथोड एमिशन। सो इन दिस टाइप ऑफ एमिशन में आप क्या करते हो? इस टाइप ऑफ एमिशन में आप क्या करते हो? इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं मैं। इन दिस काइंड ऑफ एमिशन आप क्या करते हो? You use strong electric field. What we use is strong electric field. And finally, we have the secondary emission. At last, we have the secondary emission. ठीक है, तो secondary emission में क्या करते हो? For secondary emission to occur, आप क्या करते हो? What we use is we use large number of fast moving electron to strike the metal surface. Secondary emission में क्या होता है? The secondary emission में क्या होता है? What we use is we use fast moving electrons which are known as primary electrons, which are known as the primary electrons. Fast moving electrons are used to cause emission, and this is known as your सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, जिनको आप रिलीज करते हो। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आप इन्हें बोलते हो। मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल इफ लेट्स जस्ट से हियर वी हैव दिस इज आवर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड इफ आई हैव टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, मैं क्या करूंगा? इसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट करवाऊंगा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की, एंड वी विल हम ये होप करेंगे कि ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आए, इससे टकराए, एंड इट विल एमिट दिस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका यहाँ से बाहर आ जाए, दिस इज नोन एज सेकेंडरी एमिशंस। ठीक है, आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द मेन टॉपिक जो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज द टॉपिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द मेन टॉपिक जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? व्हेन वी यूज द रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी टू फॉल ऑन अ सरफेस, और वहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, ठीक है। सो लेट मी राइट दिस डाउन। द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब क्या है? द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज नथिंग बट द फिनोमिनन ऑफ emission of electrons from the surface of metals, from the surface of metals when radiations of suitable frequency falls on them। ठीक है, क्लियर होगी बात? दिस डेफिनेशंस आर काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द फिनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको यहाँ पे दो चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ आइंस्टाइन्स इक्वेशन, बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ different explanations for the photoelectric effect, the first you need to understand the two experiments इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, and these are the experiments, these are nothing but the Hertz and Lenard's observation, आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। So first thing which we're going to study here is Hertz observation। The first thing आप यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, that is the Hertz observation, ठीक है। So we are not going to write anything
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हम यहाँ पे सिंपल इस चीज़ों को समझेंगे एंड देखेंगे कि हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन क्या आती है एंड व्हाट काइंड ऑफ चीज़ें आप इससे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो हो आपको ये बात समझना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट was discovered by Hertz in 1887. Now, अब ये चीज आपके लिए important क्यों? Why this thing is important? Because if the examiner will ask कि photoelectric effect was discovered by Hertz, Einstein, Leonard, or any other scientist, so maximum students will take the take the answer of Einstein. No, phenomenon of photoelectric effect was discovered by Hertz, but it was explained successfully by Einstein. Einstein ने photoelectric effect को discover नहीं किया था. Einstein did not discover the topic of electromagnetic. Einstein did not discover that phenomenon of photoelectric effect. He simply explained the topic of photoelectric effects. दोनों बातों में फर्क है. द टॉपिक ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज ने आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया था. इसमें वही उन्होंने समझा था कि जब लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, वहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है. एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड नो. इसको थोड़ा सा अपनी रेफरेंस बुक से प्लीज पढ़ लीजिएगा, बिकॉज वी आर नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. हम यहाँ पे जो मेन बातें थी हम वही चलेंगे. इसके बाद आपके पास आते हैं लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, हॉलबॉक्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं. सो प्लीज रीड दिस टॉपिक्स फ्रॉम योर रेफरेंस बुक. यहाँ पे मैं आपको सिंपल से दो चीजें मैं इस फिनोमेना जो आपके बुक्स में लिखा क्या है, आई विल सिंपली एक्सप्लेन देम टू यू. ओके, तो हुआ क्या. सो व्हाट लेनार्ड एंड हेल्बक्स ऑब्जर्व, लेनार्ड ने क्या ऑब्जर्व किया था, व्हाट लेनार्ड ने ये ऑब्जर्व किया था कि लेट्स जस्ट से इफ वी हैव टू मेटल प्लेट्स, लेट्स जस्ट से व्हाट लेनार्ड ऑब्जर्व. इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं एंड इसके बाद ही हम इसको करेंगे, ठीक है. तो लेनार्ड ने क्या ऑब्जर्व किया था कि इफ वी हैव टू मेटल प्लेट्स, लेट्स जस्ट से दिस इज द फर्स्ट मेटल प्लेट एंड हियर वी हैव द सेकंड मेटल प्लेट. इफ वी हैव टू मेटल प्लेट्स हमारे पास गिवन है एंड हमने क्या किया, इफ दीज आर द टू मेटल प्लेट्स दैट आर अवेलेबल टू अस, और हमने क्या किया यहाँ पे, let's just say we connected them across a voltage source. हमने उसको क्या किया, we connected across a voltage source. ठीक है, हमने इस तरह का सर्किट आपने लिया हुआ है and these are the metal surface and आपने क्या किया यहाँ पे what you did, you applied some kind of a potential difference. ठीक है, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि when we apply the potential difference to these metal plates, no amount of current flows through them. कोई करंट फ्लो नहीं करता. ठीक है, क्लियर होगी बात को. आई होप दिस इज समथिंग व्हिच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, इसको थोड़ा और रियलिस्टिक करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स जस्ट ट्राई टू, इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक करने के लिए लेट मी जस्ट मूव इट फ्रॉम हियर. ओके, इसको ऐसे रखिए एंड यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, इफ वी प्लेस देम इनसाइड अ वैक्यूम ट्यूब. ठीक है, दिस इज योर वैक्यूम ट्यूब. दिस इज अ रफ डायग्राम, इसमें आपको ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं. दिस इज अ रफ डायग्राम बाय व्हिच वी आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द हेल्बक्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन. ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर वैक्यूम ट्यूब. Okay, and here we have the metal plates. Let's just say this is P1 and this is your P2. ठीक है, हुआ क्या, what they observe, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मेरे पास ये दो मेटल प्लेट्स हैं P1 and 2, if we have these two metal plates P1 and P2 and we place them inside a vacuum tube and we apply a potential difference, they saw that no current is flowing through this circuit. कोई भी करंट सर्किट से फ्लो नहीं करेगा. But the moment उन्होंने क्या किया, the moment they decided to use ultraviolet lights on one of the plates. The moment they decided to use ultraviolet lights on one of the plate, what they saw that some amount of the current suddenly appeared in the circuit. अब ऐसा हुआ क्यों कि मतलब जब आपने क्या किया, अल्ट्रावायलेट लाइट्स के थ्रू आपने एक प्लेट को एमिशन किया, आपने उस प्लेट पे आपने रेडिएशंस को फेंका, द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट.
इनिशियली क्या था, when no amount of ultraviolet light was used, when you simply connected the circuit, आपके पास कोई करंट की वैल्यू क्या थी, जीरो थी. But the moment you supplied this, moment you irradiated the plate P1 with ultraviolet light, the electronic emission starts and आपके पास क्या हो, करंट आपको सर्किट में देखने को मिल गया. ठीक है. सो ये जो चीज थी आपके पास, ये थी, ये दिस वाज द फिनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी, दिस वाज समथिंग व्हिच वाज हैपनिंग. तो ये तो हो रहा था. ये सब चीजें आपने यहाँ पे नोटिस की थी, ये सब कुछ वहां पे आपने सर्किट को बनाया. ठीक है. और यहाँ पे उन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व की. दे ऑब्जर्व वन मोर थिंग कि अगर दे ऑब्जर्व द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आपको एमिशन करवाने के लिए, प्लीज लिसन टू माय वर्ड्स वेरी केयरफुली. बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे डिस्कवर्ड द फिनोमेनन ऑफ द थ्रेशोल्ड. दे डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. उन्होंने ये कहा, इन ऑर्डर फॉर प्लेट P1 टू एमिट सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स, इन ऑर्डर फॉर P1 to emit the electrons so that the current starts to flow in the circuit, उन्होंने ये कहा कि certain minimum frequency is required. अगर आप UV light use कर रहे हो, let us suppose the frequency of UV light is, let's just say frequency of UV light is lambda 1, and if we use a frequency, now talking about the frequency, let's just say the frequency of UV light is this much. This is the frequency of UV light. उन्होंने ये कहा कि in order to produce the electrons, a certain minimum frequency is required. And let's just say for this plate P1, the minimum frequency is of UV. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि if I use a certain light of wavelength nu dash such that nu dash is less than nu UV, आपका emission, no emission will take place. No emission होगा. एंड इफ आई यूज न्यू डबल डैश ग्रेटर देन न्यू म्यू वी, आपके पास क्या होगा, एमिशन पॉसिबल है. एमिशन इज पॉसिबल. सो दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो उन्होंने क्या किया, दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज, याद रखिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड. इट इज नथिंग बट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required so that electronic emission can take place. इससे ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, बट दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड. इतनी तो होनी ही चाहिए. इससे ज्यादा में कोई दिक्कत नहीं, इससे कम में आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इससे कम आने में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर आप कम फ्रीक्वेंसी यूज करोगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक एमिशन नहीं होगा. क्लियर हो गई इतनी सी बात. ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक effect. ठीक है. So when we talk about that, let's just try to explain the phenomenon of photoelectric effect. So again I'm going to draw some rough diagram. For a correct diagram आप अपने इसको अपने बुक से रेफर कर लीजिएगा. ठीक है. So what we're going to do is we're going to draw the rough diagram. So let's just say here we have cathode and here we have the anode. ठीक है. Cathode and here we have anode. Cathode, anode. Okay. And let's just say we have placed them inside a vacuum tube. ठीक है. हमने इसको किसके अंदर रखा है, वैक्यूम ट्यूब के अंदर रखा हुआ है. एंड ओके, हमने इसको एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर रखा हुआ है. एंड हियर फ्रॉम हियर वी हैव द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. Here we have a source of potential difference and here we have a micro emitter. Okay, आपके पास ये चीज given, and from here what we do is we use a light of certain frequency that is falling over it, and from here the electrons are getting emitted, and from where we get the value of current I. ठीक है. ये चीज आपके पास given है. ठीक है. यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है. ठीक है. ये चीजें आपके पास यहाँ पे गिवन. दिस इज अ रफ डायग्राम. फॉर द करेक्ट डायग्राम प्लीज रेफर टू योर क्या कहते हैं उसे, प्लीज रेफर टू योर
रेफरेंस बुक, ठीक है। अब जरा सा समझिए होता क्या है। दिस इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या समझा, अ लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी विल फॉल ओवर अ कैथोड फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू द करंट जिसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे होती है, ठीक है। अब जरा सा लेट्स जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, होता कैसे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट काम कैसे करता है, ठीक है। तो हुआ क्या है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा हाउ वी कैन एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, वी हैव टू स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ, नंबर वन वी हैव टू स्टडी द इफेक्ट of intensity of radiation, effect of intensity of the incident radiation, effect of the intensity of the incident radiation। सबसे पहले हम इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। नाउ अगर मुझे स्टडी करना है इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इफ आई हैव टू स्टडी दिस, आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो in order for me to understand the effect of incident radiation, intensity of the incident radiation, आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, आप ये assume करके चलिए कि आपने फ्रीक्वेंसी सेम रखी है। मतलब let's just say this is a metal plate and we are using a source of frequency nu and this source is at a distance of a, ठीक है। This is the case number one. In the second case what we do is we use the same metal surface, light of same frequency, but this time we reduce the distance between them and let's just say this is where we have kept the source and this time the distance is p, ठीक है। And in the third case what we do is we decrease the distance, अब हमने इसको न्यू रखा है and this time the source is at c, distance c, ठीक है। Now this is how you will explain the concept of intensity, कि intensity का फर्क क्या होता है, ठीक है। how the effect of incident, how the incident intensity of the incident radiation affect the photoelectric effect, उस पर असर कैसे डालता है। In order to understand this thing, आपको ये assume करके चलना है कि the frequency of the source is same, मतलब आप फ्रीक्वेंसी सेम रख रहे हो, इंटेंसिटी ज्यादा ले रहे हो, ठीक है। अब इसको समझिए, इसको कैसे काम करता है। सो इफ वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, अब हमने क्या किया, हमने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। वी सॉ दैट इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो इंक्रीज कर जाएंगे। अब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करके, दैट मींस दैट द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैव इंक्रीज्ड एंड व्हेन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैव इंक्रीज्ड, दिस इंप्लाइज दैट द करंट विल इंक्रीज। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब आपके पास ये है कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन गोज ऑन इंक्रीजेस, if the intensity of the photoelectric electrons जो होगी वो increase करेगी, number of photoelectrons will increase and as a result your photocurrent in the circuit will increase, ठीक है। तो यानी कि intensity and if we try to plot the relationship between, this means that if I try to plot the relationship between photoelectric current and the intensity, मुझे किस तरह का relation देखने को मिलेगा, मुझे कुछ इस तरह का रिलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज द सम काइंड ऑफ रिलेशन जो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको देखने को मिलेगा। क्यों, बिकॉज एज द इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, इफ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग मीनिंग नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर इंक्रीजिंग, चार्ज कैरियर्स इंक्रीज कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट विल इंक्रीज। सो इफ दिस इज द रिलेशनशिप, this is your intensity and here we have the photoelectric current, ठीक है। दिस इज द रिलेशनशिप जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे समझते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे दैट इज द इफेक्ट ऑफ potential of plate A with respect to plate C, ठीक है। तो इसको समझने का कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको समझने के लिए अगेन लेट्स जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम, बेसिक डायग्राम, हम ज़्यादा इसमें डिटेल में जाएंगे नहीं। सो लेट्स जस्ट से दिस इज योर कैथोड एंड हियर वी हैव एनोड, दिस इज योर एनोड,
ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। Here we have a cathode and here we have anode. ठीक है, now अब हमें समझना है कि what is the relationship. Now we have to understand what is the relationship between the potential difference between कैथोड एंड एनोड, उनमें डिफरेंस क्या है, उनकी वजह से होता क्या है। अब देखिए समझिए हुआ क्या। लेट्स जस्ट से अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज फॉलोइंग ऑन दिस कैथोड, ठीक है, is falling on a cathode, and let us assume initially the anode or A has a potential V1, ठीक है, इनिशियल हम बात कर रहे हैं, इट हैज अ पोटेंशियल V1, ठीक है। अब जब आपके पास एनोड है जिसके पास पोटेंशियल क्या है V1 है, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम लेट अस सपोज, ठीक है, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वजह से क्या है, ठीक है, योर द वैल्यू ऑफ द करंट एट दैट टाइम इज I1, वैल्यू की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू कितनी है, I1 है, ठीक है। एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज in this is your case 1, this is your case number 1, and in the second case number 2 की अगर हम बात करते हैं तो केस नंबर 2 में हम क्या करते हैं, let us supply a potential V2 at A where V2 is greater than V1। इस केस में क्या होगा, आपके करंट की वैल्यू हो जाएगी I2। Why is this happening? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे ही आप उसमें पोटेंशियल को इंक्रीज कर, द मोमेंट यू स्टार्ट टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर बीइंग एमिटेड फ्रॉम कैथोड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी रीचिंग द एनोड एट अ फास्टर रेट। मतलब आप पहले लेट्स जस्ट सपोज एट एनी पर्टिकुलर टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम लेट्स जस्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स वर रीचिंग द एनोड, बट द मोमेंट यू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए, and that particular the moment you increase the potential of A from V1 to V2, and initially let's just say in 1 second 5 electrons were reaching the anode, the moment you increase the potential, अब आपका क्या होगा, the number of electrons that are reaching the anode in 1 second that will increase। अगर वो increase करके let's just say they reaches to a number let's just say 15, the number of photoelectron number of electronic carriers have increased, इसका मतलब कि करंट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, आपकी करंट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, समझ गया आपको। एंड इफ वी कंटिन्यू, अगर मैं क्या करूं, इफ आई कंटिन्यू टू इंक्रीज द पोटेंशियल, इफ आई कंटिन्यू टू इंक्रीज द पोटेंशियल, आई विल रीच अ पोटेंशियल, जिसके बाद मैं पोटेंशियल को इंक्रीज करूं, द वैल्यू ऑफ करंट विल नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दैट। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इफ आई go on continue to increase the potential of A, अगर मैं A के पोटेंशियल को बढ़ाता चला जाऊं, I will reach a potential, मैं एक ऐसी पोटेंशियल पे पहुंच जाऊंगा at which आपका जो वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट विल नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दैट पॉइंट। आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचा, पोटेंशियल का ऐसी वैल्यू पे पहुंच चुके हो जिसके बाद आपके करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही, एंड दैट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज नोन एज योर सैचुरेशन करंट। दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, that maximum value of current is known as your saturation current। उसे आप क्या बोलते हो, saturation current बोलते हो, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। that maximum value of current is known as your saturation current, ठीक है। ये तो थी सिचुएशन when we go on increasing the value of potential at point A। now what will happen if I go on decreasing the potential of point A? मैं तब क्या होगा, if I go on decreasing the potential at point A, मतलब if this is your let's just say if this is your C and here we have C and A, and this is the circuit which we are having. Initially let's just say electrons are coming, photons are coming from here, electrons are being emitted from here and they are moving towards anode, ठीक है। now initially अब क्या होगा, in the second case let's just say here we be where we decrease the potential at A, decrease the potential at A, क्या मतलब है इस बात का। so let's just say, अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली। इस चीज को आपको समझ में आ गया तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए होगा क्या,
The moment the electrons are emitted, let's just say from the, this is your step 1. In step 1 is what is happening is the electrons are emitted. ठीक है, these emitted electrons have some kinetic energy, ठीक है, and due to this kinetic energy these electrons are reaching your anode, ठीक है, and anode being a positively charged, it is attracting those electrons and it is facilitating the process of transfer of electrons from cathode to anode. ये बात हमारे पास क्लियर है, क्योंकि कैथोड के आपके एनोड का पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर रहा है. दिस इज द स्टेप 1. इन द स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, इन स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, वी डिक्रीज द पोटेंशियल, वी स्टार्ट टू डिक्रीज द पोटेंशियल. मीनिंग इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि इफ इनिशियली potential was E, potential was V, now the potential is V1 such that V1 is less than V. अब होगा क्या, the moment the potential starts on goes on decreasing, potential की वैल्यू कम कर दी, the number of electrons reaching the anode will decrease. इसकी वजह से क्या होगा, number of electrons reaching the anode will decrease. वो क्या करेंगे, वो डिक्रीज कर जाएंगे. अगर वो डिक्रीज कर गए, दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ करंट विल डिक्रीज. दिस विल इंप्लाई दैट वैल्यू ऑफ करंट विल डिक्रीज. इतनी सी बात क्लियर होगी. अब होगा क्या, वी गो ऑन डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एट पॉइंट ए. धीरे धीरे क्या करूंगा, पोटेंशियल को मैं ए को डिक्रीज करता जाऊंगा एंड इवेंचुअली आई विल रीच अ पोटेंशियल, eventually I will reach a potential at which the value of the current will reduce to 0, and that potential at which the value of the current in the circuit goes on to become 0 is known as a stopping potential, because at stopping potential the electron with maximum kinetic energy, जिसके पास maximum kinetic energy है वो भी एनोड तक नहीं पहुंच पा रहा. that is the reason why it is known as a stopping potential. ठीक है, so यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, if V goes on decreasing we will reach a potential called stopping potential at which वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 0. अब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे वैल्यू ऑफ करंट 0 क्यों होती है, व्हाई इज द वैल्यू ऑफ करंट इज 0 एट स्टॉपिंग पोटेंशियल. उसका रीजन ये है कि एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, इसको आप वैसे भी समझ सकते हो, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे फिर सकते हो, बिकॉज एट स्टॉपिंग पोटेंशियल द इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम एनर्जी फेल्स टू रीच दैट एनोड. ठीक है, और इसको आप कैसे कह सकते हो, द स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाउ यू कैन डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी कैन डिफाइन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, minimum negative potential V naught given to plate A with respect to plate C at which I is equal to 0 is called stopping potential or cutoff potential. ठीक है, ये बात समझ में आ गया. दिस इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल. क्लियर होगी बात को. ठीक है, इसको आप वैसे भी डिफाइन कर सकते हो. यू कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी में कैसे एक्सप्लेन करोगे, इट इज द दैट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट व्हिच द इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम एनर्जी फेल्स टू रीच द एनोड. ठीक है, और इस बेसिस पे अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हो, यू गेट अ रिलेशन व्हिच इज नोन एज K max is equal to EV naught which is equal to half mv square max. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर आप इस रिलेशन को यहाँ पे ध्यान रखिएगा एंड आपको ये चीज आपको आती हो. ठीक है, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये बात क्लियर होगी.
नाउ वी कैन प्लॉट द ग्राफ, हम इसको ग्राफ को भी समझ लेते हैं by the basis of which we can explain the concept of stopping potential. So let's just say here we have the current which is being plotted, potential is being plotted across this axis, and let's just say photoelectric current is plotted across this axis. This axis is representing your photoelectric current. तो हम यहाँ लिख देते हैं this is your potential, this is your potential, and here we have photoelectric current. Here we have photoelectric current. ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, if let's just say this is your value of saturation current, let's just this is our I1. Similarly here we have I2 and here we have I3. ठीक है, एंड दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब याद रखिएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करता है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है. दिस इज द रीजन व्हाई अगर आप सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज कर रहे हो बट डिफरेंट इंटेंसिटीज, हैविंग डिफरेंट इंटेंसिटीज, उन सब का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा. प्लीज माइंड माय वर्ड्स, क्या बोल रहा हूं मैं, प्लीज सुनिएगा बहुत ध्यान से. all those photoelectrons which are being emitted by the use of light of same frequency, अगर आपकी frequency same है, intensity चाहे आपकी different है, all those will have the same potential difference. all those will have same potential difference. और ये जो values current की different हो रही है, these are due to the change in intensity. ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये पता लग रहा है, दिस इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर, आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट वी आर यूजिंग लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एंड दीज वैल्यूज आर डिफरेंट. दीज वैल्यूज आर डिफरेंट बिकॉज करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी. अगर इंटेंसिटी जिसकी ज्यादा है वहां पे करंट की वैल्यू ज्यादा है. क्लियर हो गई इतनी सी बात. ठीक है, सो इन चीजों को आपको यहां पे ध्यान रखना है. तो यहां से आपको क्या पता लगता है, यहां से आपको ये पता लगता है, फ्रॉम हियर वी कैन analyze this and we can conclude the following. हम क्या conclude कर सकते हैं, that all the photoelectrons emitted, we can conclude that all the photoelectrons emitted from metal C are not having same kinetic energy. ठीक है, एंड लास्टली यहां पे आपको ये भी पता लगता है, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किसके इंडिपेंडेंट है, दैट वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ intensity but depends on the value of frequency. ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है. ठीक है, ये बातें यहां पे क्लियर हो गई. ठीक है, यहां से आपको एक कंक्लूजन और मिलता है. कंक्लूजन क्या मिलता है, दैट ड्यूरिंग photoelectric emission, during photoelectric emission, photoelectrons can be emitted, photoelectrons can be emitted in any direction, can be emitted in any direction, and with any velocity between 0 to maximum.
ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एमिटेड इन एनी डायरेक्शन एंड विद एनी वेलोसिटी रेंजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हो के बाद इतने से? ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टॉपिक जो आप स्टडी करने वाले हैं दैट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द इंसिडेंट रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ frequency of incident radiation। ठीक है, so in order for us to understand the concept of frequency of incident radiation, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? We will simply understand this concept with the help of this diagram. This graphical representation will help us to explain the effect of frequency of the incident radiation। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपको ये समझना पड़ेगा, let's just say if we represent the potential, if we represent the potential across this axis and here we have photo electric current। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस थिंग्स। ओके, किस तरह से आपका जो ग्राफ होगा, बिकॉज नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को यूज करेंगे। ठीक है, एंड अज्यूमिंग दैट दे हैव सेम इंटेंसिटी, इफ आई एम यूजिंग द लाइट्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बट सेम इंटेंसिटी, उनकी इंटेंसिटी सेम है, तो आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, here we will be having nu 3, here we'll be having nu 2 and here we'll be having nu 1 and here we'll be having potential V01, V02 and V03। ठीक है, and here we'll be having nu 3 greater than nu 2 and greater than nu 1 and here we have the same value of saturated current। Saturated current क्या होता है? The maximum value of current that can be achieved for a given frequency। ठीक है, यहां से आपको क्या पता लगता है? बट इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम हियर। द इन्फ्रेंसेस विच वी कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर इज द फर्स्ट इन्फ्रेंस जो आप यहां से ड्रॉ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इज दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट for radiation of different frequencies, क्लियर होगी बात? सेकेंड इन्फ्रेंस जो आप यहां से ड्रॉ कर सकते हो, वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर रेडिएशन विद हायर फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल is more negative for radiation of higher frequencies। मतलब वही चीज है ना कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, एंड saturation current, just a minute, saturation current depends on intensity but not on frequency। क्लियर हो गई थी सी बात? ठीक है, तो ये ग्राफ आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, and finally we will plot the graph between, what we do is we're gonna plot the graph between V0 is your stopping potential and frequencies of incident radiation
for two metals A and B. ठीक है, what we do is we're gonna plot the graph between stopping potential and the frequencies of incident radiations for two different materials के लिए. ठीक है, and if you are wondering कि ग्राफ्स ऐसा आपको कैसे पता ऐसे आता है, because graphically जब इनको हम labs में plot करते हैं, this is the nature of the graph that we get. Okay, तो इसलिए आपको सोचने की जरूरत नहीं, you can clearly understand these topics. Okay, so let's just say this is your, and here we have second one. Okay, ठीक है, this is minus phi naught 1 by E and this is minus phi naught 2 by E. Okay, and here we have metal B and here we have metal A. This is V naught 1 and this is your V naught 2. क्लियर होगी बात इतने से? अगर हम ये ग्राफ को प्लॉट करते हैं फ्रॉम दिस ग्राफ, if we assume that this is your frequencies is across this direction, so and here we have stopping potentials. अगर आप इस डायरेक्शन में लेके चल रहे हो तो अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, these are, पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी, these are not V naught but rather nu naught. ठीक है, तो अगर हम इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखें, फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन ड्रॉ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस. ठीक है, क्या इन्फ्रेंसेस हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं? द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद इंसिडेंट रेडिएशन. द फर्स्ट इन्फ्रेंस दैट वी कैन ड्रॉ इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करती है? दैट वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी. वेरीज linearly, that varies linearly with frequency. ठीक है, second inference that we can draw from this graph is for a given photosensitive material there is a certain minimum frequency nu naught which is known as threshold frequency for which the stopping potential is zero. मतलब these are the frequencies at which the stopping potential is zero and these potentials are known as your threshold frequency. That is, we have a certain frequencies called threshold frequencies at which stopping potential is zero. क्लियर होगी बात? ठीक है, थर्ड इन्फ्रेंस विच वी कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर इज जितने ज्यादा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, हायर द वर्क फंक्शन, जितना ज्यादा आपका वर्क फंक्शन होगा, greater will be threshold frequency. Greater is threshold frequencies. ठीक है, and finally the intercept phi naught over E. याद रखिएगा, phi naught over E minus phi naught over B which is equal to minus h nu naught over E. ठीक है, ये आपका इंटरसेप्ट होता है. These intercepts might be used in certain calculations. From here, because यहाँ से आप निकाल सकते हो that phi naught, that is your work function, is equal to E times the magnitude of intercept of potential axis. ठीक है, ये इंटरसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एक्सिस. ठीक है, तो आई होप आपको अभी आज तक के जो टॉपिक्स हमने किए, खास के जो ग्राफ किए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, इस पे क्वेश्चंस आए हैं और आएंगे भी. ठीक है, सो आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा. सो इफ यू लाइक दैट
प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड ऑन दैट बाकी का टॉपिक हम कल कवर करेंगे. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट. टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.